नमस्कार हमारे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजी पाठशाला पर। साथियों, आज पुनः आप सबों के बीच एनटीपीसी जीके एंड जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेकर के आप सबों के बीच प्रेजेंट हूँ। तो ये साथियों जो सेशन रहने वाला है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को साथियों लास्ट तक आप देखें और हो सके साथियों तो अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दें ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। साथियों, इसमें जितने भी हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाए हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के आने वाला जो एनटीपीसी का एग्जाम है उसके लिए रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए साथियों, हम क्वेश्चन पहले देखते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। पहला नंबर का क्वेश्चन है साथियों, पहला नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इनमें से कौन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है साथियों? हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है एक ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा होती है साथियों जिससे कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स काफी सरलता से लिखे जा सके। तो इनमें से साथियों बात करें कि जावा, सी और मशीनी भाषा ये सभी जो है हाई लेवल लैंग्वेज है, जबकि ये जो सी सी प्लस है साथियों, सी प्लस प्लस है साथियों, ये हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 को राष्ट्रपति के द्वारा कब मंजूरी प्रदान किए गए थे? तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को जो राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दिए गए थे, कब दिए गए थे? तो मई 2016 में इसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दिए गए थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? तो कटक में साथियों किसका जन्म हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। कटक में किसका जन्म हुआ था? कटक उड़ीसा में स्थित है और कटक में किसका जन्म हुआ था? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। और कब हुआ था साथियों? कौन सा डेट था? तो 23 जनवरी 1897 को, 23 जनवरी 1897 को कटक में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। और बात करें इनके पिताजी का क्या नाम थे? इनके पिताजी का नाम था जानकी नाथ बोस और माताजी के नाम क्या थे साथियों? तो प्रभावती इनके माताजी के नाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाए जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित थे? तो टीपू सुल्तान की बात करें तो टीपू सुल्तान जो थे कहां से संबंधित थे? तो इनमें से श्रीरंगपट्टनम से संबंधित थे। और यह कहाँ स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश क्षेत्र भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है? तो डैश क्षेत्र कह रहा है कि भारत में कृषि के बाद सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा वस्त्र। वस्त्र क्षेत्र जो संबंधित है साथियों, भारत में कृषि के बाद सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कर्म कारकों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में कर्म कारकों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 40 है साथियों, उसमें कर्म कारकों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान निर्दिष्ट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध कह रहा है साथियों, कब लड़ा गया था बक्सर का युद्ध साथियों? तो 1764 में बक्सर का युद्ध लड़े गए थे। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक टेराबाइट, एक टेराबाइट डैश के बराबर होता है साथियों? एक टेराबाइट बराबर कितना होता है साथियों? तो एक टेराबाइट बराबर 1024 जीबी होता है। 1024 जीबी बराबर कितना होता है? तो एक टेराबाइट होता है साथियों। साथियों यह क्वेश्चन देख लीजिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हम लगभग जितने सेट कराए हैं साथियों, सभी सेट में एक ना एक क्वेश्चन लगभग आए ही है। तो इस क्वेश्चन को साथियों आप लोग ध्यान से देखें। आइए इसको समझते हैं साथियों। 1024 MB बराबर कितना होता है? 1024 MB बराबर साथियों 1 जीबी होता है। 1 जीबी साथियों होता है। उसी प्रकार 224 केबी बराबर बात करें साथियों तो 1 MB होता है। 224 केबी बराबर 1 MB होता है।
उसी प्रकार 1024 पीबी बराबर पेटाबाइट बराबर बोले तो साथियों कितना होता है? तो 1 एक्साबाइट होता है, एक्साबाइट होता है, 1 एक्साबाइट 1024 पेटाबाइट बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएँगे ऑप्शन डी हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? कहता है कि यांत्रिक मतलब मशीनी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इनमें से डायनमो का प्रयोग किया जाता है साथियों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएँगे कि डायनमो का जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डायनमो का प्रयोग करते हैं। अच्छा, डायनमो के आविष्कार की बात करें तो इसका आविष्कार किसके द्वारा किए गए थे? तो डायनमो का जो आविष्कार किए गए थे साथियों माइकल फैराडे के द्वारा किए गए थे। किसके द्वारा किए गए थे? तो माइकल फैराडे के द्वारा किए गए थे डायनमो का आविष्कार। कब किए गए थे? तो 1831 में किए गए थे और ये कहाँ गए थे? तो इंग्लैंड के रहने वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन-सी राशि सदिश नहीं है कह रहा है, कि सदिश नहीं है। सदिश राशि होने के लिए क्या होता है साथियों? सदिश राशि का मतलब हुआ जिसमें जिस राशि में परिणाम और दिशा दोनों होता है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो इनमें साथियों शक्ति, त्वरण, विस्थापन और बल आघूर्ण इनमें साथियों ये सभी जो साथियों सदिश राशि है जबकि शक्ति की बात करें साथियों तो ये सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएँगे। कि शक्ति जो है साथियों यह अदिश राशि है जबकि त्वरण, विस्थापन और बल आघूर्ण जो है ये सभी सदिश राशि के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसलों की कटाई से संबंधित है? फसलों की कटाई से संबंधित कौन सा त्योहार है साथियों इनमें से? तो पोंगल जो है साथियों यह तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है और यह जो साथियों फसलों की कटाई से संबंधित है। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएंगे पोंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कह रहा है कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी की बात करें साथियों तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी जो है साथियों यह विश्व में सबसे लंबी नदी है। उसके बाद दूसरा सबसे लंबा नदी की बात करें साथियों तो अमेजन रिवर, अमेजन जो है साथियों अमेजन नदी वह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। उसी प्रकार तीसरी सबसे लंबी नदी की बात करें साथियों तो यह कौन सा है? यांगजी, यांगजी जो है साथियों यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है और यह किस देश में बहती है? यह चीन की प्रमुख नदी है साथियों। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएँगे। इसकी लंबाई की बात करें साथियों तो इसकी लंबाई कितना किलोमीटर है? लगभग 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चमड़ा या कोक का संबंध किस रंग ये क्रांति से है? तो चमड़ा या कोक का संबंध साथियों किस क्रांति है से है साथियों? तो भूरी क्रांति से। भूरी क्रांति का संबंध बात करें किससे है साथियों? तो चमड़ा उद्योग से है भूरी क्रांति का संबंध। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएँगे कि चमड़ा या कोक का जो संबंध है किस क्रांति से साथियों? तो भूरी क्रांति से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्गमन मूल्य क्या दर्शाता है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो होते हैं साथियों उसमें निर्गमन मूल्य जो दर्शाता है वह क्या दर्शाता है साथियों? तो वह बाजार मूल्य से कम मूल्य दर्शाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएँगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो होते हैं साथियों उसमें जो निर्गमन मूल्य होते हैं वह क्या दर्शाता है? तो वह बाजार मूल्य से कम मूल्य दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म का क्या नाम है? तो पहली भारतीय बोलती फिल्म का नाम क्या था साथियों? तो उसका नाम था आलम आरा। आलम आरा जो था साथियों पहली भारत की बोलती फिल्म थी। आलम आरा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएँगे। भारत की पहली जिसमें कि आवाज़ नहीं था वो कौन-सा फ़िल्म था साथियों? भारत की पहली फ़िल्म अगर बोले साथियों तो राजा हरिश्चंद्र थे और पहली बोलती फ़िल्म अगर पूछ दे साथियों तो वह आलम आरा थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएँगे। और इसके निर्देशक कौन से साथियों? तो आरदेश ईरानी इसके निर्देशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है? भारत के जो साथियों असम राज्य है वहाँ सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है। राइट आंसर असम हो जाएँगे इसका साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेक्जिट
पर जनमत संग्रह कब हुआ था? ब्रेग्जिट की बात करें साथियों, तो ब्रेग्जिट का मतलब हुआ साथियों कि यूरोपीय संघ से जो ब्रिटेन अलग हुआ था साथियों, उसी को ब्रेग्जिट कहा गया था। मतलब ब्रिटेन जब यूरोपीय संघ से एग्जिट किया था, उसी का नाम ब्रेग्जिट रखा गया था। तो कह रहा है कि क्वेश्चन में कि ब्रेग्जिट पर जनमत संग्रह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे जून 2016 में। ब्रेग्जिट पर जनमत संग्रह कब हुआ था? तो जून 2016 में इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? बुक्का की बात करें साथियों, तो वह किस वंश के संस्थापक थे? तो वह संगम वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बुक्का किस वंश के संस्थापक थे? प्राचीन वंश के, भारतीय वंश के। तो बुक्का जो थे साथियों, वह संगम वंश के संस्थापक थे। संगम वंश की बात करें साथियों, तो यह विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश था, जो कि हरिहर और बुक्का के द्वारा स्थापना इसका किए गए थे। नेक्स्ट है कि ऑल मेन ऑल मेन आर ब्रदर्स पुस्तक का संकलन और संपादन किसने किए? तो ऑल मेंस आर ब्रदर पुस्तक जो है साथियों, उसके लेखन का काम जो किए थे और संपादन का काम जिसके द्वारा किए गए थे, वो कौन थे साथियों? तो कृष्णा कृपलानी के द्वारा किए गए थे। ऑल मेन आर ब्रदर्स, इसके लेखक कौन थे? कृष्णा कृपलानी जी थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑल मेन आर ब्रदर्स के लेखक कौन थे साथियों? तो इसका कृष्णा कृपलानी जी इसका लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की बात करें साथियों, तो 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना किए गए थे। और यह स्वराज पार्टी की स्थापना की बात करें साथियों, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा किए गए थे? तो देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा इनकी स्थापना किए गए थे 1923 ईस्वी में। राइट आंसर 1923 हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान के संसद को क्या कहा जाता है साथियों? तो द नेशनल डाइट के नाम से जापान के संसद को जाना जाता है। बात करें पार्लियामेंट कहाँ के संसद को कहा जाता है? तो पार्लियामेंट ब्रिटेन के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। उसी प्रकार फोकेटिंग की बात करें साथियों, तो फोकेटिंग जो है साथियों, डेनमार्क के संसद को कहा जाता है। डेनमार्क के संसद को फोकेटिंग कहा जाता है। स्टॉर्ट्रिंगेट की बात करें साथियों, तो नॉर्वे के सांसद को स्टॉर्ट्रिंगेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जल रंगू मद का क्या नाम है? तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाला जो प्रमुख जल रंगू मद है साथियों, उसका क्या नाम है साथियों? उसका डोबर जल रंगू मद नाम है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले जो प्रमुख जल रंगू मद है, उसका क्या नाम है साथियों? डोमल जल रंगू मद उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुआ सुधार का नाम क्या था? तो 1848 में जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा साथियों लागू किए गए थे, वह क्या लागू किए गए थे? तो व्यापकता का सिद्धांत लागू किए गए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे कि 1848 में जो व्यापकता का सिद्धांत, या इसे हम हड़प नीति भी कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं? इसे हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है। और इसी को 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने लागू किए थे। इस नीति के तहत साथियों, उस समय के जो राजा थे, जिनको वंशज नहीं थे अपना वंशज नहीं थे, उसके राज को इस नीति के तहत हड़प लिए जाते थे। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु एवं सेवा कर, जिसे कि जीएसटी कहते हैं, किस पर अधिरोपित किया जाता है? तो ये जो साथियों वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी है साथियों, यह किस पे अधिरोपित किया जाता है? तो यह उस गंतव्य पर जहां वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है। साथियों यही राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि यह जो जीएसटी है साथियों, आम आदमी पर लागू, सीधा समझिए साथियों, जीएसटी जो है साथियों, जो अगर हम आम आदमी मार्केट जाता है, अगर हम कोई चीज खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो वह पे जो जीएसटी करना पड़ता है, वह हमको करना पड़ता है, ना कि दुकानदार को करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ए ही हो जाएंगे साथियों, क्योंकि कह रहा है कि उस व्यक्ति गंतव्य पर लागू होते हैं ये, जहाँ की वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है, मतलब कि जो खरीदते हैं वस्तु एवं सेवा को। तो राइट आंसर ए ही हो जाएंगे इसका साथ।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में होने वाला कवक रोग नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा होने वाले पौधे में जो होते हैं रोग कवक रोग वो नहीं है साथियों। तो साइट्रा कंकर जो होता है साथियों, साइट्रा कंकर यह पौधों में जो है कवक से होने वाला रोग नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर जो होते हैं साथियों यह पौधों में कवक से होने वाला रोग नहीं है। अगला है कि नासा का पूर्ण रूप क्या होता है। नासा का पूर्ण क्या रूप क्या होता है साथियों। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन ए ही हो जाएंगे, इसी में है साथियों नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया। राष्ट्रीय धरोहर पशु किसे घोषित किए गए हैं। तो हाथी को घोषित किए गए हैं। हाथी को जो है साथियों भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होता है। कह रहा है कि अधिकतम होता है साथियों। प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है साथियों लाल रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है, जबकि सबसे कम किस में होती है। तो हरा रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है, लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। लाल रंग के बाद साथियों सेकेंड स्थान पे बैगनी रंग है साथियों, जिसमें कि ये दर अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत में नहीं है। भारत में जो है साथियों इनमें से इन ऑप्शनों में से लाल किला, ताजमहल और एलिफेंटा की गुफाएं ये सभी जो है साथियों यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल की सूची में आता है, जबकि चार मीनार जो है साथियों यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में नहीं आते हैं। तो इसका राइट आंसर चार मीनार हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि डाटा प्रोसेसिंग में डैश शामिल नहीं होता है। तो डाटा प्रोसेसिंग में बात करें साथियों तो डेटाबेस इंस्टॉलेशन ये शामिल नहीं होते हैं। डेटाबेस इंस्टॉलेशन जो होते हैं डेटा प्रोसेसिंग में शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो कह रहा है किस स्थान पे है। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है साथियों। तो इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है। जेनेवा में WHO का मुख्यालय है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों। तो जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। तो एक्सरे की खोज किसके द्वारा किए गए थे। तो डब्ल्यू रॉन्टजन के द्वारा एक्सरे की खोज किए गए थे। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएंगे कि एक्सरे की खोज किसके द्वारा किए गए थे। तो 1895 में डब्ल्यू रॉन्टजन के द्वारा एक्सरे की खोज किए गए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से साथियों अब जो है करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, लास्ट का 5 क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान से देखिए साथियों। अगर साथियों वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर ले, अगर अच्छा लग रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले साथियों, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाला हर एक अपडेट आप लोगों को आसानी से मिलता रहे। आइए आगे की क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जो है साथियों किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो इसे नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर हो जाएंगे कि इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जो है साथियों किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो इसे नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा विमानन बाजार बना है। तो दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा विमानन बाजार भारत बन गए हैं, और किस देश को पीछे छोड़ करके। तो जापान को पीछे छोड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO IRCH कार्यशाला 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है। तो WHO IRCH कार्यशाला 2025 की मेजबानी किस देश के द्वारा किए जा रहे हैं। तो भारत के द्वारा किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है कि किस फिल्म ने बाफ्टा सर्वश्रेष्ठ फिल्म 2026 का पुरस्कार जीता है। तो बाफ्टा का जो हाल ही में फिल्म का अवार्ड घोषित किए गए हैं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, वह कौन सा फिल्म जीता है। तो यह वन बैटल आफ्टर एनदर को
हाल ही में बाफ्टा का सर्वश्रेष्ठ फिल्म 2026 का अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि नासा के क्रू 11 मिशन के तहत लद्दाख के किन दो फसलों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजे गए हैं। तो हाल ही में जो नासा के क्रू 11 मिशन के तहत लद्दाख के दो फसल को भेजे गए हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर, वो कौन कौन से फसल हैं साथियों? तो वह है सी बकथ्रॉन्स और हिमालयन टर्टरी बकव्हीट्स। ये दो फसल जो है साथियों, इनको हाल ही में नासा के क्रू 11 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजे गए हैं। तो यहाँ तक रहा साथियों आज का टोटल 40 प्रीवियस ईयर का जीके एंड जीएस प्लस करंट अफेयर्स का क्लास। तो आशा करता हूँ साथियों ये क्लास आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल आपके लिए होंगे। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, हमारे चैनल बीजी पाठशाला को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले। ये है साथियों लास्ट सेशन का लास्ट जो हम क्लास किए थे प्रैक्टिस सेट नंबर 12, उसका क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक इनमें से किससे संबंधित है? तो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक की बात कर रहे थे साथियों, तो यह सुलभ शौचालय आंदोलन से संबंधित थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का जवाब साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। अगर पीडीएफ चाहिए इस कंटेंट का साथियों, तो अगर हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय बीजी पाठशाला को आप लोग जरूर ज्वाइन कर ले। वहां हम साथियों इसका पीडीएफ डाल देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड करके उसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।